मैं इनको जहाँ भी मिलती हूँ मैं हाय डैड करके मिलती हूँ। जिन चंद हाथों ने मुझे तराशा, उसमें सबसे अहम और पाक हाथ कादर खान जी का। कादर खान, मशहूर कलाकार कादर खान ने करीब 2 दशक तक हिंदी फिल्मों पर राज किया। दर्शक आज भी उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं। अबे घुन की तरह गेहूं में पिसने वाले गधे, इस 20 रुपए में तेरे को 5 किलो आटा चाहिए। अबे आटे का फोटो नहीं मिलेगा, चल। वो हिंदी फिल्मों के एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट थे जो मुंबई के बदनाम रेड लाइट एरिया से उठकर सीधे फिल्मों के आसमान पर चमक गए। विश्वास, सिफारिश और दौलत 3 बहनें हैं, और जिस किसी को ये 3 बहनें नहीं मिलती तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे मेरी हो गई। कादर खान ने भले ही हिंदी को मातृभाषा और भारत को अपना वतन माना, लेकिन हकीकत में वो अफगानिस्तान के काबुल में पैदा हुए थे। वो काबुल से जिस तरह मुंबई आए और यहाँ हर दूसरे दिन भूखे मरने की हालत के बावजूद फिल्मों में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की कि वो रियलिटी के बजाय कहानी ज्यादा लगती है। सुना कल तूने मुखिया के कुत्ते को काट लिया था? पहले कुत्ते ने मेरे को काटा था, इसलिए मैंने उसे काट लिया। हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए हर कलाकार को जबरदस्त स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कादर खान कभी भी किसी प्रोड्यूसर के पास काम मांगने नहीं गए। उनको बचपन से ही रोल मिलने लगे थे और बाद में निर्माता निर्देशकों ने उन्हें बुला बुला कर काम दिया। मतलब केले की कीमत चकली और चकली तुम्हारे पास है, तो इन दोनों के बीच में पैसा कहाँ से आया? ये बात एक फिल्म में कादर खान ने कही थी। गंदगी, गरीबी, अशिक्षा, जुर्म और लड़ाई झगड़े वाले माहौल में पले बढ़े कादर खान एक एक रोटी के लिए मोहताज थे। इससे परेशान होकर एक दिन वो स्कूल छोड़कर फैक्ट्री में काम करने गए, लेकिन उनकी अम्मी ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद वो इतनी लगन से पढ़ने लगे कि वो अपने इलाके के सबसे ज्यादा एजुकेटेड युवक बन गए। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर गोविंदा जैसे सितारों का करियर बनाने में अहम रोल निभाया। वो अमिताभ के जिगरी दोस्त और गोविंदा शक्ति कपूर से लेकर करिश्मा रवीना जैसी एक्ट्रेस के लिए फादर फिगर बन गए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उनके साथ ऐसा सलूक किया कि वो जिंदगी भर उस दर्द को भुला नहीं पाए। खुदा गवाह में मैं नहीं था, गंगा जमुना सरस्वती मैंने आधी लिखी आधी छोड़ दी। फिर उसके बाद दौलत, शोहरत और कामयाबी के शिखर पर पहुंच चुके कादर खान के लिए यही दुनिया स्वर्ग बन गई थी, लेकिन अपने करियर के पीक से वो ऐसे फिसले कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें भूल गई। बीमारी और अकेलेपन के शिकार कादर खान का ये हाल हो गया था कि उनके साथियों और चेले चपाटों में से उनका हाल चाल लेने कोई नहीं आया। उनके परिवार ने भी उनकी ढंग से देखभाल नहीं की। इतना ही नहीं, उनकी मौत भी गुमनाम तरीके से हुई और उन्हें भारत से 7 समंदर पार दफनाना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कादर खान बचपन में भीख मांगते थे? क्या आप ये भी जानते हैं कि वो अपनी रिहर्सल और राइटिंग कब्रिस्तान में करते थे? क्या आपको पता है कि उनका नाटक देखने के लिए महानायक दिलीप कुमार को उनकी 2 शर्तें माननी पड़ी थीं? और क्या आप ये जानते हैं कि आखिरी वक्त में वो फिल्म लाइन छोड़कर टीचर बन गए थे? कादर खान की लाइफ और करियर जर्नी कैसे कैसे मोड़ से गुजरी और क्यों बुढ़ापे में उन्हें इतने खराब दिन देखने पड़े, ये जानना जितना रोमांचक है उतना ही दिल तोड़ने वाला भी है। आज बोलता बॉलीवुड में मैं हिंदी फिल्मों की इसी हस्ती के जाने अनजाने राज से पर्दा हटाने वाली हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता कादर खान ने अपनी जिंदगी में 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 250 फिल्मों के स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे। फादर है, भगवान ने मुंह क्यों बनाया है? झूठ बोलने के लिए। ये दांत क्यों बनाए हैं? हराम का माल चबाने के लिए। ये हाथ क्यों बनाए हैं? ये हाथ बहुत काम की चीज है। वो कैसे? ये बहुत काम आती है। इलेक्शन के टाइम जनता के सामने हाथ जोड़ने के लिए और इलेक्शन के बाद उसी जनता की टांग तोड़ने के लिए। कादर खान ने हीरो छोड़कर हर तरह के रोल लिए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उनके कॉमेडी सीन और दमदार डायलॉग राइटिंग के लिए होती है। जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है। दुख तो
अपना साथी है। मुकद्दर का सिकंदर में कादर खान ने जो डायलॉग लिखा था वो महज एक डायलॉग नहीं बल्कि खुद कादर खान की जिंदगी की फिलॉसफी थी। अफगानिस्तान के काबुल में जन्मे कादर खान की किस्मत उन्हें बॉलीवुड पर राज कराने के लिए मुंबई खींच लाई थी। दरअसल उनके जन्म से पहले उनके 4 भाइयों की डेथ 8 साल की उम्र तक हो गई थी। उनकी माँ को यही डर था कि अगर वो यहाँ रहीं तो कादर का भी यही हाल होगा, इसलिए वो अपने पति के साथ काबुल से मुंबई आ गई। यहाँ उनका ठिकाना बना मुंबई का कमाठीपुरा इलाका। ब्रॉदल हाउसेस थे, प्रोस्टिट्यूशन था, शराब बिकती थी, जुआ होता था और मर्डर होते थे सुबह शाम। मुंबई में घोर गरीबी और जिंदगी की जद्दोजहद के बीच उनके माँ बाप के बीच झगड़े होने लगे और दोनों अलग अलग हो गए। फिर उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन कादर खान के सौतेले पिता ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। उनको अक्सर भीख मांगना पड़ता था या भूखों रहना पड़ता। इसी हालत में उनकी पढ़ाई भी चल रही थी, लेकिन वो घर में कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि मैं भी स्कूल जाने के बजाय कुछ काम करूं, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें कहा कि जिंदगी की मुसीबत मैं उठाऊंगी, तू पढ़, तू बस पढ़, तू पढ़, तू कुछ मत कर, तू पढ़, मैं हूँ, मैं मुसीबतों से जंग करूंगी। उन्होंने जिस अंदाज में कादर खान से ये कहा, उससे कादर खान की जिंदगी बदल गई। माँ की बात मानकर कादर खान ने मुंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की और फिर सिविल इंजीनियरिंग भी की। इस दौरान वो कॉलेज के नाटकों या प्ले में पार्टिसिपेट भी करते थे। इंजीनियरिंग के बाद कादर खान को मुंबई के साबू सिद्दीकी पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचर की नौकरी मिल गई। शायद मेरे तकदीर में फिल्म लाइन में आना लिखा था। कादर को बचपन से ही लोगों की नकल करने की आदत थी। वो अक्सर स्थानीय कब्रिस्तान में जाकर जोर जोर से फिल्मों के डायलॉग्स बोलते थे। वहीं एक ड्रामा आर्टिस्ट अशरफ खान ने उनकी खोज की और उनको अपने नाटक में काम दे दिया। तब कादर की उम्र केवल 8 साल की थी। कादर खान एक्टिंग के साथ साथ प्ले राइटर और डायरेक्टर थे। उनका नाटक ताश के पत्ते बहुत पॉपुलर हो गया था। ये तारीफ दिलीप कुमार तक पहुंची तो उन्होंने खुद कादर खान के कॉलेज में फोन किया और उनसे कहा कि मुझे आपका नाटक देखना है। कादर खान के काम से खुश होकर दिलीप साहब ने उन्हें अपनी 2 फिल्मों बैराग और सगीना महतो में काम दे दिया। ये फिल्में तो खास नहीं चली, लेकिन कादर खान को लगातार रोल मिलने लगे। कादर खान अरबी फारसी के विद्वान थे और अक्सर किसी न किसी मंच पर दर्शकों को गालिब की गजलों के मायने समझाते थे। उन्होंने गालिब की गजलों को समझाती किताबें भी लिखी, जिनमें 100 से भी अधिक गजलों के मतलब लिखे हुए हैं। कादर खान ने अपने बचपन में ही इतना संघर्ष कर लिया था कि बाद की जिंदगी में चीजें आसान हो गईं। उन्हें कभी काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ा और न ही प्रोडक्शन हाउस और निर्माता निर्देशकों के बंगलों के चक्कर लगाने पड़े। कॉलेज के दिनों में उनका प्ले लोकल ट्रेन बहुत फेमस हो गया था, जिसे देखकर मशहूर निर्देशक नरेंद्र बेदी ने उनको जवानी दीवानी के डायलॉग्स लिखने का काम दिया। ये 1973 की बात है। कादर खान ने इससे पहले कभी डायलॉग्स नहीं लिखे थे, लेकिन वो केवल 4 घंटे में सारे डायलॉग्स लिख लाए। ये देखकर नरेंद्र बेदी भी हैरान रह गए। उन्होंने इसके लिए उन्हें 1500 रुपए दिए, जबकि कॉलेज में कादर खान को केवल 300 रुपए की फीस मिलती थी। इसके बाद उन्हें दूसरी फिल्म रफ्फू चक्कर मिली। इसके लिए उन्हें 20,000 रुपए मिले। कादर खान की जिंदगी कुछ ही महीनों में बदल गई थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उनकी तारीफें सुनकर एक दिन उन्हें मशहूर और कामयाब फिल्मकार मनमोहन देसाई ने बुलाया। वो राजेश खन्ना और मुमताज के साथ फिल्म रोटी बना रहे थे। वो चाहते थे कि कादर खान इसके डायलॉग्स लिखें, लेकिन उनकी शर्तें काफी कठोर थीं। मुझे मुहावरे और शेर व शायरी नहीं चाहिए, मेरे डायलॉग चाहिए, क्लैप ट्रैप। उनकी शर्तें मानकर कादर खान एक स्पोर्ट्स मैदान चले गए और वे सारे डायलॉग्स लिख डाले। ये देखकर मनमोहन देसाई जैसे मंझे हुए डायरेक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि बड़े बड़े राइटर्स भी इस काम में महीनों का वक्त लगाते थे। कादर खान के काम से खुश होकर उन्होंने उनको 1,20,000 रुपए थमा दिए। अच्छा ये बता कि प्राइस क्या तेरी? रफू चक्कर उसमें 21,000 रुपए मुझे है। बोले मनमोहन देसाई का राइटर 21,000 रुपए, 1,21,000 रुपए। अब कादर खान को रोकने वाला कोई नहीं था। उनके काम से हर कोई खुश था। उन्होंने फिल्मी डायलॉग्स को एक नई भाषा और एक नए तेवर दे दिए थे। चंद पुरानी यादें, कुछ पुरानी रसीदें, यही मेरी जिंदगी का सरमाया है। इन्हीं टुकड़ों पर मेरे बचपन की कहानी लिखी है इंस्पेक्टर साहब।
इसके बाद तो मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जैसे बड़े फिल्मकारों के साथ उनका परमानेंट एसोसिएशन हो गया। उन्हें लाखों में फीस मिलने लगी और कादर खान कमाठीपुरा के उस बदनाम इलाके से एक बड़े बंगले में शिफ्ट हो गए। कादर खान राइटर के साथ साथ अच्छे थिएटर आर्टिस्ट भी थे, इसलिए अमिताभ समेत ज्यादातर हीरो चाहते थे कि कादर खान उन्हें स्क्रिप्ट देने की बजाय डायलॉग अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दें, ताकि किस शब्द पर कितना जोर देना है और कहाँ पॉज लेना है उन्हें पता रहे। अमिताभ तो रिहर्सल से पहले अपने डायलॉग्स उन्हें रिकॉर्ड करके सुनाते थे और पूछते थे मैंने ठीक बोला या नहीं। रिकॉर्ड करके कादर खान साहब डायलॉग कैसे बोलना है, डायलॉग को बोल के भेजते थे, इस डायलॉग को ऐसे बोलना है। बच्चन साहब सुन के फिर वो भेजते थे, कहते कादर साहब ठीक है, ये बच्चन साहब ऐसे नहीं बने हैं। कादर खान की पर्सनैलिटी, उनकी रौबदार आवाज और मजबूत एक्टिंग का फायदा उठाने के लिए निर्देशकों ने उन्हें विलेन का रोल देना शुरू कर दिया। प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर के साथ साथ कादर खान सुपर विलेन बन गए और वो हर दूसरी तीसरी फिल्म में दिख जाते। जुर्म को अगर दौलत की हिफाजत में शराफत का जामा पहना कर रखा जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लगातार एक्टिंग और डायलॉग राइटिंग के कारण कादर खान बहुत बिजी हो गए। 1970 और 80 के दशक में उनकी एक साथ 5-6 फिल्में फ्लोर पर होती थीं और जहां शूटिंग होती थी वहां उन्हें डायलॉग्स लिखकर भेजने पड़ते थे। हालांकि कई बार उन पर डबल मीनिंग और अश्लील डायलॉग्स लिखने के आरोप भी लगे, लेकिन अपनी सक्सेस से कमाठीपुरा का वो गुमनाम बच्चा अब करोड़ों रुपए कमाने लगा और उसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा था। अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने में सलीम जावेद की कहानी और कादर खान के डायलॉग्स ने बहुत बड़ा पार्ट निभाया था, इसलिए अमिताभ उन्हें कादर भाई कहते और वो अमिताभ को अमित। दोनों ने मिलकर मुकद्दर का सिकंदर, कालिया, कूली, शहंशाह समेत 20 से ज्यादा फिल्में की, लेकिन स्टारडम अमिताभ के सिर चढ़ गया था क्योंकि पूरी इंडस्ट्री उन्हें सरजी कहती थी। कादर खान कभी अमिताभ को सरजी नहीं कह पाए तो उन्हें अमिताभ ने अपने ग्रुप से बाहर कर दिया। यार वो तो अमित है, सरजी कब से हो गया? और सबने सरजी बोलना शुरू कर दिया था तो मेरे मुंह से निकला नहीं सरजी। विलेन के किरदार में कादर खान को फिल्मों में पिटना पड़ता था। ये उनके परिवार और खासकर उनके बच्चों को बहुत बुरा लगता था। उनका बड़ा बेटा तब स्कूल में पढ़ता था। जब क्लास के बच्चे उन्हें इसके लिए चिढ़ाते थे तो वो उनसे भिड़ जाता। अक्सर उसकी किसी न किसी से लड़ाई हो जाती। ये देखकर कादर खान ने विलेन बनने से तौबा कर लिया और कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरफ शिफ्ट होने लगे। लेकिन तभी उनकी किस्मत ने एक बार फिर पलटा खाया और वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बनते बनते कॉमिक रोल करने लगे। आप लोगों के नाम क्या है? हमारा नाम यमराज है और हमारा चित्रगुप्त। दरअसल 80 के दशक की शुरुआत में साउथ के निर्माता अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हिंदी रिमेक बनाने लगे थे। वो मूल फिल्में कादर खान को दिखाते और कादर खान उनकी कहानी में हिंदी ऑडियंस के मुताबिक बदलाव कर उसे नई बना देते। हिम्मत वाला भी एक ऐसी ही फिल्म थी। जितेंद्र श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म में कादर खान की कॉमेडी ने भी धमाल मचा दिया था। उनके अटपटे डायलॉग्स दर्शकों को खूब पसंद आए। सरकार अगर इस गांव के सर है तो मैं उस सर का सींग हूँ और जो हमारी बात नहीं मानता मैं उसे सींग मार के सिंगापुर बना देता हूँ। 80 और 90 के दशक में कादर खान ने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब गुदगुदाया। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी कि दर्शक पोस्टर पर उनका चेहरा देखकर ही फिल्में देखने आ जाते थे। गोविंदा के साथ उनकी खूब जमी। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा 41 फिल्मों में गोविंदा और शक्ति कपूर के साथ काम किया। ऊंट की तरह खड़ा क्यों है? बैठ जाना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कादर खान, शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी की कॉमिक तिकड़ी ने दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। तुम्हारा बेटा मेरा दूध पिएगा तो खींच के ऊंट की तरह लंबा हो जाएगा, 6 महीने पिएगा तो खड़ा खड़ा 60 साल का हो जाएगा। लेकिन जैसे हर ऊंचाई के बाद फिसलन आती है, उसी तरह कादर खान का करियर भी अपने पीक के बाद ढलान शुरू हो गया। गोविंदा का दौर चला गया था। साउथ के रीमेक बनना बंद हो गए थे। उनके मनपसंद फिल्मकार रिटायर हो रहे थे और सिनेमा में नई लैंग्वेज शुरू हो गई थी। इसलिए कादर खान को काम मिलना कम हो गया। उन्होंने एक्टिंग की बजाय स्क्रिप्टिंग में भी काम तलाशने की कोशिश की, लेकिन निर्माताओं को लगा कि कादर खान का जमाना बीत गया। उन्होंने इस दौर में अमिताभ बच्चन के साथ जाहिल फिल्म बनाने का प्लान किया, लेकिन अमिताभ की तरफ से डेट नहीं मिली और वो बंद हो गई। उन्होंने टीवी के लिए हंसना मत जैसा सीरियल भी प्रोड्यूस किया था।
आखिरी बार वो 2015 में फिल्म हो गया दिमाग का दही के ट्रेलर लॉन्च में नजर आए थे। निराशा में आदमी ज्यादा धार्मिक हो जाता है और कादर खान तो वैसे भी अरबी फारसी के बड़े जानकार थे। उनके पिता ने उन्हें अपने आखिरी वक्त में धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहने की सलाह दी थी। कादर खान बेसिकली टीचर थे, इसलिए फिल्मों से छुट्टी मिलते ही वो इस्लामिक शिक्षा देने लगे। उनकी इच्छा थी कि वो कुरान और हदीस का बोलचाल की भाषा में अनुवाद करा के लोगों को उपलब्ध कराएं, लेकिन तभी वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पॉल्सी डिसऑर्डर हो गया था, जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। उनके घुटनों में परेशानी थी और उन्होंने ऑपरेशन करा लिया था, मगर ऑपरेशन गलत हो गया और उनकी तकलीफें और बढ़ गईं। इसी दौर में एक बार उनकी मौत की अफवाह फैल गई, जिसके बाद उन्हें सफाई देकर बताना पड़ा कि मैं अभी जिंदा हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके तमाम दोस्त बेवफा निकले और उनसे मिलने कोई नहीं आता था। हालांकि उन लोगों का कहना था कि कादर भाई ने ही खुद को आइसोलेट कर लिया था। आखिरी दिनों में वो हज करने गए थे, जहां उनके फैंस ने व्हील चेयर पर एक ऐसे कादर खान को देखा जो न तो खुलकर बोल पा रहे थे और न ही चल फिर पा रहे थे। खबर ये भी थी कि उनकी फैमिली भी उनका ध्यान नहीं रखती है। कनाडा में अपने बेटों के साथ रहते हुए 31 दिसंबर 2018 में उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा था कि मुझे मुंबई मत ले जाना और यहीं कनाडा में ही दफनाना। कनाडा के मिसिसॉगा में मीडोवेल सेमेट्री में ही उन्हें दफनाया गया और फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बाकी फैंस को भी उनके मौत की खबर बहुत देर से मिली। कादर खान जैसी शख्सियत ना तो पहले कभी हुई थी और ना कभी होगी। एक बेहतरीन अभिनेता, दमदार राइटर और जानदार शख्सियत कादर खान को चाहे कॉमेडी हो या विलेन का किरदार, उनके फैंस आज भी याद करते हैं। उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2019 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। 2013 में उनके फिल्मों में राइटिंग के लिए साहित्य शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया। वो 1982 और 1993 में बेस्ट डायलॉग्स के फिल्म फेयर जीत चुके थे, जबकि 1991 में उनको बेस्ट कॉमेडियन का और 2004 में बेस्ट सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर मिला। इसके अलावा 9 बार बेस्ट कॉमेडियन के तौर पर फिल्म फेयर के लिए भी वो नॉमिनेट हुए। भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए उनकी उपलब्धि और सेवा के लिए उन्हें अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम फ्रॉम इंडिया AFMI द्वारा भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आप कादर खान की लाइफ और करियर जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे रहेगा इंतजार। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।